नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय और एक सवाल जो आज हम इस कार्यक्रम में पूछना चाहते हैं वो है, कहां है सरकार? कहां है? सबसे बड़ा सवाल यही है हर जगह, क्योंकि मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, मामले कम हो नहीं रहे हैं। कुछ आंकड़े जरूर दे दिए जाते हैं कि अब ये ग्राफ ऐसा जा रहा है, वो वैसा जा रहा है और ये बारीकी आपको समझाई जा रही है। मोटी मोटी बात यह है कि अस्पतालों की बुरी स्थिति है। अस्पताल में डॉक्टरों का ये कहना है, और हमने कल ही आपको रिपोर्ट लाई जिसमें डॉक्टरों का ये कहना था उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही है। मैं नहीं कह रहा हूं सब जगह यही हो रहा है, लेकिन अगर एक भी जगह हो रहा है तो गलत है। इसके अलावा खबरें ये भी आई कि किस तरीके से जो लोग संक्रमित हुए हैं और उनकी मृत्यु हो गई है, उनको जानवरों से भी बदतर स्थिति में ट्रीट किया जा रहा है। ये मेरे शब्द नहीं है, उच्चतम न्यायालय के शब्द हैं। तो इसीलिए सवाल हम ये पूछना चाहते हैं कि दो मसलों में 3 बार सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा है, संज्ञान लेना पड़ा है सुओ मोटो, यानी कि खुद से, जो काम सरकारों को करना चाहिए था। तो क्या हमारा सवाल लाजमी नहीं है? कहां हो सरकार? आइए आपको बताते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि दिल्ली के अस्पतालों में मरीजों से, जानवरों से भी बुरा बर्ताव हो रहा है। आज बहुत सारी तस्वीरें दिल्ली के बाहर से भी आई। दिल्ली में कोरोना की टेस्टिंग कम क्यों हो रही है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सरकार कोविड-19 की टेस्टिंग प्रक्रिया को सरल करे। अस्पतालों में मरीजों को सुविधा देने की जिम्मेदारी सरकार की। दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल, यानी कि 5 राज्यों में हालत बदतर। कोरोना से जंग में एडिशनल फंड लगाना पड़ेगा, यह सब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन हमारा बुनियादी प्रश्न यह है कि सुप्रीम कोर्ट को आना ही क्यों पड़े? सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी की कि आप अपना काम करते रहते, हमारी जरूरत ही नहीं थी। इसीलिए बार बार आज पूरे कार्यक्रम में हम ये स्क्रीन पे ये ग्राफिक दिखाते रहेंगे। कहां हो सरकार? मैं स्वागत करना चाहता हूं आशीष भार्गव, आप एडिटर हैं लीगल अफेयर्स के एनडीटीवी के, और रंजन शर्मा, अध्यक्ष इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए के। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशीष पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं। अदालत ने आज क्या क्या बोला उसका एक तो हमने जानकारी दी ही है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कितनी बार अदालत को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना पड़ा है, यानी कि खुद अपने आप से स्थिति खराब होने की वजह से खुद ही कार्रवाई करनी पड़ी है। जी देखिए, सोमोटो तो हम संकेत जानते हैं कि किस तरीके से हाई कोर्ट सबसे पहले संकेत सोमोटो लेना शुरू किया। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रेशर बन गया, बहुत सारे लोगों ने जगह जगह सोशल मीडिया पर भी लिखा। सुप्रीम कोर्ट के खुद जो एक्स जज थे उनको लिखना पड़ा कि वक्त सुप्रीम कोर्ट कब जागेगा। तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले माइग्रेंट के इश्यू पर सुओ लिया था और बहुत सारे आदेश पिछले हफ्ते जारी किए थे। और अब सुप्रीम कोर्ट ने अचानक कल रात को 10 बजे कोर्ट लिस्ट में आया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो मरीजों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और जो बर्ताव उनके शवों के साथ हो रहा है, जो जिनकी मौत हो गई है, जो बड़ी दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, उन पर एक संज्ञान लिया। और आज जब सुप्रीम कोर्ट बैठा 3 जजों की बेंच, तो वो खाली सुनवाई के लिए नहीं बैठे थे जैसे आमतौर पर होता था। वो बाकायदा अपना होमवर्क करके बैठे थे। एक एक वीडियो, एक एक मीडिया रिपोर्ट उन्होंने देखी, एक एक चीज उन्होंने देखी और बाकायदा नाम लेकर बताया कि किस तरीके से उन्होंने देखा कि क्या हालत है अस्पतालों में। शव जो है वार्ड में पड़े हैं, मरीजों के पास पड़े हैं, गैलरी में पड़े हैं। इसके अलावा परिजनों को पता ही नहीं कि उनका जो परिजन है, जो कोविड से पीड़ित था, उसकी मौत हो चुकी है। तो ये तमाम चीजें थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। और ये मुझे लगता है कि हम ये नहीं कह सकते कि देर से सुप्रीम कोर्ट आया, लेकिन क्योंकि ये घटनाएं अभी होनी शुरू हुई हैं कुछ दिनों से, क्योंकि ये पूरा मामला जो है वो हम अगर देखें तो वो एग्जीक्यूटिव का है, उनको ये चीजें तय करनी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इशारा भी किया है कि सरकार को ही ये सारे काम करने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं देना चाहता। बहुत सारे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर छोड़ दिया, तो निश्चित तौर पर। लेकिन ये अब ध्यान रखना चाहिए हर सरकार को, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्यों की सरकार हो, कि देश की सबसे बड़ी अदालत देख रही है
वो समझ रही है। कानून की आंखों पर भले ही नहीं पट्टी आशीष, होती मैं है, आपसे हम ये जानना देखते हैं चाहता हूं, कि देखिए कानून की 3 तेज बड़े आंखों पर मुद्दे हैं पट्टी जहां मैं दिखाई देख जाती रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात कही है, बात रखी है। सुओ मोटो मैं बार बार उन दर्शकों के लिए जो नहीं समझते, क्योंकि ये कानूनी अल्फाज हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने आप कोई पिटीशन लेके नहीं गया, खुद उन्होंने अपने आप इस मामले की गंभीरता को समझते हुए कार्रवाई की। एक तो उन्होंने कहा संक्रमितों को सम्मान, जो शव पड़े हैं, डिग्निटी इन डेथ एक बहुत बड़ी चीज होती है, वही हमने देखा है बहुत जगह नहीं हुई। मजदूरों का मामला था, उस पर भी सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया, और डॉक्टरों की सैलरी पर भी उन्होंने बोला अगर कोरोना योद्धाओं को आप इस तरीके से ट्रीट करेंगे, और एनडीटीवी में हम लगातार इसकी खबरें दिखा रहे हैं कि ठीक है ताली थाली फूल दिया ये सब बहुत अच्छी चीज है भाई, लेकिन अगर आप तनख्वाह नहीं देंगे, पीपीई सूट में दिक्कत होगी, मूलभूत सुविधाएं नहीं होंगी, तो फिर क्या फायदा। जी बिल्कुल, देखिए जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डॉक्टरों पर बोला है वो सुओ मोटो नहीं था संकेत, वो एक पिटीशन थी जो काफी दिनों से चली आ रही थी। बहुत सारे डॉक्टर पहुंचे थे कि जो क्वारंटीन की सुविधा नहीं दी गई है, बहुत सारों का जो वेतन काट लिया गया है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी अस्पताल हो, तो उनका मुद्दा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब तय कर दिया है, क्योंकि उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया की ही रिपोर्ट की बात की, तो इसका मतलब साफ है कि सुप्रीम कोर्ट सब कुछ देख रहा है, समझ रहा है। उसको आप एक हलफनामे के जरिए या उसको जो आप बता देंगे उसी पर वो अब विश्वास नहीं करने वाला है। लगभग यही सवाल हुआ ना, सरकारों से ये पूछा जा रहा है मीडिया के जरिए, क्या ये बात सामने आई कि भाई कहां है सरकार। सुप्रीम कोर्ट को चीफ सेक्रेटरीज को नोटिस भेजना पड़ा है, और हाँ बताएं। जी बिल्कुल, देखिए ये तो साफ बात है, जब एक देश की सबसे बड़ी अदालत कह रही है कि आप क्या कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, आपकी जवाबदेही है, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी ड्यूटी है, आप इस ड्यूटी से बच नहीं सकते। तो कुल मिलाकर वो सवाल यही पूछ रहे हैं कि सरकार आप कहां हैं। आप सरकार कहलाते हैं, तो सरकार अगर आप कहलाते हैं तो देश के नागरिकों की हितों की रक्षा करना, उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा करना आपका अधिकार है। और सबसे बड़ी बात है संकेत, 1995 में एक जजमेंट आया था जिसमें कहा गया था कि जो आर्टिकल 21 है, यानी मौलिक अधिकार जो है, जीने का अधिकार, गरिमा से जीने का अधिकार, वो सिर्फ जीवित व्यक्ति को नहीं है बल्कि मरने के बाद उसके जो मृत शरीर है उसको भी है। तो यहीं पर सुप्रीम कोर्ट उस पर आगे बढ़ रहा है। और ये बहुत बड़ी बात आपने बोली आशीष भार्गव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए, हमको बताने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट ने किस किस मामले का संज्ञान लिया है। और अब मैं राजन शर्मा के पास जाना चाहता हूं, आप अध्यक्ष हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। राजन शर्मा जी, आपने देखा अदालतों को अब सामने आना पड़ रहा है, अदालतों को इस बात का जिक्र भी करना पड़ रहा है कि हमारी जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। तो क्या आप मानते हैं, जैसे डॉक्टरों की सैलरी का मामला है, आपको लगता है शुरुआत में एक समन्वय बनाने की कोशिश, सीएम बात कर रहे हैं, पीएम बात कर रहे हैं, फंड बन रहे हैं, दुनिया जहां की तैयारी हुई मार्च में, और उसके बाद आपको लगता है थोड़ा सा अब ढील हो गई है सरकार के रवैये में। डॉक्टरों को ही देख लीजिए, तनख्वाह नहीं मिल रही। देखिए, जहां तक सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सारे जो चल रहा है आजकल उसका संज्ञान लेते हुए जो भी जजमेंट दिए, मैं उसका जो भी पढ़ पाऊंगा पूरा अच्छी तरह, बट डॉक्टरों के बारे में जो बोला है वो सच है। जब कोरोना के खिलाफ जंग शुरू हुई और हम एक योद्धा बन गए श्वेत वस्त्रों में, परंतु हर एक चीज के लिए डॉक्टर को, बेशक वो वायलेंस है, हमारे ऊपर हिंसा हुई, हिंसा के उसके लिए हमें उसके लिए भी करना पड़ा, और एपिडेमिक एक्ट में उसका इंक्लूजन किया गया। अब उसके बाद सेफ्टी के लिए, फिर तनख्वाह के लिए, हर एक चीज के लिए, एक कोरोना के युद्ध में अगर योद्धा को इन चीजों के लिए करना पड़ रहा है तो वो युद्ध कब करेगा। बिल्कुल। अब 3 दिन पहले हैदराबाद में रेजिडेंट डॉक्टर्स के ऊपर अटैक कर दिया जाता है। कोविड में एक प्रोटोकॉल है कि आप मरीज के पास नहीं आ सकते, अटेंडेंट नीचे रहता है। अब मरीज की अगर डेथ हो जाती है तो सारे हॉस्पिटल में उठ के रेजिडेंट डॉक्टर्स को पीटा गया। रेजिडेंट डॉक्टर काम छोड़ के स्ट्राइक पर गए, परंतु अगले दिन फिर चले गए कि हमारे को इसकी जरूरत है, मरीज को हमारी जरूरत है। ये चीजें क्यों नहीं ध्यान में आ रही प्लानर्स के,
इस पूरी प्लानिंग में कहीं ना कहीं डॉक्टर की आवाज लुप्त होकर रह गई। डॉक्टर जिसने इलाज करना है, जो प्लानिंग में भी काम करता है, बहुत बड़ी बात। और एपिडेमोलॉजिस्ट, हम किस तरफ कहां जा रहे हैं, ये पॉलिटिकल डिबेट तो है ही नहीं। ये डिबेट तो ये पॉलिटिकल डिबेट नहीं है, बिल्कुल राजन शर्मा जी, ये पॉलिटिकल डिबेट है ही नहीं। बस सिर्फ इसी मसले में है कि भाई उम्मीद तो सरकार से होगी ना, जहां जहां जो सरकार है आप करेंगी। आप एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड छोड़ दीजिए, आप मूलभूत सुविधाएं प्रोवाइड कर दीजिए बस। मैं वही कह रहा हूं कि ये मेरी या तुम्हारी नहीं है, ये हमारी है। ये मेरा अस्पताल, ये इधर है, उसकी सुविधाएं मूलभूत नहीं है। इसमें पिस आम आदमी रहा है, और दूसरा एक डॉक्टर जो वो एक सर्कल में घूम रहा है, कभी उसकी क्वारंटाइन की पॉलिसी चेंज हो जाती है, अभी डॉक्टर से एक हक छीन लिया जाता है कि टेस्टिंग कह सकता है एसिम्प्टोमेटिक को कि नहीं कह सकता। और सबसे बड़ी दुविधा कि डॉक्टरों की टेस्टिंग में भी एक गाइडलाइन है कि जो एसिम्प्टोमेटिक डॉक्टर्स हैं उनको हम टेस्टिंग नहीं अलाउ करें। नहीं, मुझे ये बताइए राजन शर्मा जी, अस्पतालों का अगर आप मुझे थोड़ा सा हिसाब किताब बताएं। एक टाइम था मार्च में, मैं देख रहा था कि जबरदस्त रूप से केंद्र हो, राज्य हो, सब एकदम चुस्त दुरुस्त हो करके आपस में ढेरों बार बात करना, समन्वय बनाना, अच्छी अच्छी बातें करना। उसके बाद मैंने देखा एक लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, राजनीति शुरू हो गई, और अब तो ऐसा पता नहीं क्यों लगता है कि सरकार ही नहीं है, स्टेट कहां है भाई, सबको अपने हाल पे छोड़ दिया। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को क्यों दखल देना पड़ा? सुप्रीम कोर्ट को दखल इस करके देना पड़ा क्योंकि आईएमए भी मांगती रही कि एक देश एक गाइडलाइन, एक देश एक गाइडलाइन। बहुत सही। हर एक स्टेट अपना एजेंडा बना लेता है, जबकि कोरोना वायरस एक है, वो दिल्ली में भी वही है, बॉम्बे में भी वही है, और तमिलनाडु में और मध्य प्रदेश में भी वही है। हाँ। और उस सारी जंग में सिर्फ एक केंद्र बिंदु और इम्पोर्टेंट जो बिंदु इंपॉर्टेंट डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर इज डॉक्टर, नर्सेज और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। नहीं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं राजन जी, जल्दी से ये अगर एक बार सैलरी की बात कर लें। आज हमने देखा हिंदू राव हॉस्पिटल हो दिल्ली का या कस्तूरबा हॉस्पिटल हो, डॉक्टर कह रहे हैं 106 दिन से तनख्वाह नहीं मिली है। कैसे आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो, और क्योंकि हिपोक्रेटिक ओथ ली है इस वजह से कर रहे हैं, वो 106 107 दिन तक अगर किसी को तनख्वाह नहीं मिलेगी तो कहां जाएगा आदमी भाई? आपको क्या लगता है ये तनख्वाह कहां से आनी चाहिए? क्या तुरंत केयर के भाव से, पीएम केयर फंड से ये तनख्वाह दी जाए, या तुरंत इमरजेंसी फंड से रिलीज करके दी जाए? मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं इतनी देर काम करके क्या उधारी का जीवन जीऊंगा। अगर मैं डॉक्टर हूं, मुझे मेरी मेस की फैसिलिटी, मेरी और कुछ जरूरतें हैं, वो या तो मैं अपने घर वालों से मांगता रहूंगा। एक डॉक्टर जो काम कर रहा है दिन रात, कोविड में लड़ाई लड़ रहा है, और उसको अगर तनख्वाह नहीं इतने दिन से मिलती, तो आप खुद बताइए संकेत जी, मैं और आप भी उसकी जगह हूं, कितनी देर मांगेंगे एक दूसरे से? बिल्कुल नहीं, ऐसे में उम्मीद करना डॉक्टर से कि तुम डटे रहो बिना बिना पैसे के, ये तो नहीं होगा। क्योंकि कई डॉक्टरों से मेरी बात हुई, उनका कहना था कि अब फिर अगर हमको कहीं प्राइवेट में अगर कुछ अच्छे पैसे मिल जाते हैं या कोई सैलरी देने को अगर तैयार हो तो हम उस तरफ चले जाएंगे। ये रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, ये वो हैं जो 8 घंटा पीपीई सूट पहन करके खड़े रहते हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि जितना पीपीई सूट डाल के काम करना मुश्किल है, और फिर भी लगे हुए हैं मेरे सारे साथी, इन चीजों के बारे में तो उनको सोचने का मौका देना ही नहीं चाहिए। आप डिमांड बताइए अपनी आज सरकार से, हम तो ये पूछ रहे हैं कहां हो सरकार। मैं ये कहता हूं, सारी सरकारें आज केंद्र सरकार के नेतृत्व में एक अध्यादेश जारी करेंगे, पूरे देश में जितने रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, इंटर्न्स हैं, इनकी अक्रॉस द बोर्ड जितनी भी तनख्वाहें हैं रिलीज की जाएं, और बिना किसी कट्स के इनको टाइम पर तनख्वाह दी जाए। और ये आने वाले टाइम के लिए भी बनना चाहिए। ये हमारा एक मौलिक अधिकार है, काम करने के बाद तनख्वाह लेना। बिल्कुल नहीं, इसमें कोई ये भीख थोड़ी है, कोई ऐसा, आप ऐसी कोई यूनिक चीज नहीं मांग ले रहे हैं, अपने हक की आप तनख्वाह मांग रहे हैं।
तो आपको क्या लगता है कि तुरंत फौरी तौर पे ये रिलीज की जाए तनख्वाह, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तरफ इशारा किया? आप संकेत जी, जब जंग होती है या युद्ध होता है, सबसे पहले अपने सेनानी का ध्यान रखो। आज वही स्थिति कोरोना में डॉक्टरों की है, नर्सिस की है। अगर मैं संक्रमण पे आऊं तो हमारे इतने साथी संक्रमित हो चुके हैं और हमने कई डॉक्टर खोए हैं। आज अभी लिस्ट तैयार सुबह की है, पूरे देश में हम 32 डॉक्टर खो चुके हैं। मैं समझ सकता हूं। और जबकि पीपी किट में हम सेकंड लार्जेस्ट वर्ल्ड पे हो गए हैं। मेरी डिमांड है इमीडिएटली सारी स्टेट सरकारें जो भी जीएसटी है उसको खत्म करें। ठीक है, पीपी किट्स 8 मैं तो घंटे की कहूंगा एक दिन प्रोटोकॉल में है। एक जंग। ये अपने योद्धाओं का सम्मान अगर हम नहीं कर पाएंगे तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। और इसमें मेरा बस यही कहना है राजन शर्मा जी कि आप पूरा प्रयास कीजिएगा कि हौसले बुलंद रखें इन डॉक्टरों का, क्योंकि मैंने ताली भी बजाई थी, थाली भी बजाई थी और दिया भी जलाया था। नहीं, मैं सही बता रहा हूं, मुझे लगता है एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। ताली थाली दिया में कुछ गलत नहीं है, लेकिन तनख्वाह ना मिलना अब मेरे जहन में ये बहुत समय से चल रहा है, बहुत टाइम से दिमाग में यही चीज चल रही है। ऐसे कैसे आप काम करवा सकते हैं? फिर वो सारी चीजें बेकार हो जाती हैं। मुझे ऐसे लगता है मेरा ताली थाली बजाना और दिया जलाना व्यर्थ गया। तो हम उम्मीद करेंगे कि सरकार ये जो कार्यक्रम देख रही है, राजन शर्मा ने जो बोला, आशीष भार्गव ने जो बोला, और जो तमाम डॉक्टर बार बार आकर के बोल रहे हैं और एक तरीके से इशारा कर रहे हैं कि कहां हो सरकार, कहां हो, कहां चले गए? सब कुछ बजा लेंगे, ताली थाली दिया पुष्प वर्षा सब कुछ करेंगे, तनख्वाह तो दे दो, सम्मान तो दे दो। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। और कोरोना वायरस ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पहली बार नए केस का आंकड़ा 10,000 से पार, यानी कि 24 घंटे में 10,956 नए कोरोना के मरीज आए हैं और मौतों के मामले में रिकॉर्ड टूटा है। 24 घंटे में करीब करीब 400 मौतें। भारत में कोरोना के 2 लाख लगभग आप ये समझ लीजिए, और ये आंकड़ा अपडेट हो गया है। अभी आप जो देखेंगे 2.97, ये अभी जैसे कि हम बोल रहे थे इसी वक्त ये खबर आई है कि अब ये 3 लाख हो गया है, 3 लाख पार हो गया है और भारत कोरोना के मामले में दुनिया में अब 4थे नंबर पर पहुंच गया है। अब ब्रिटेन से ज्यादा मामले भारत में हैं।